नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और भारत जो कि विश्व का सर्वाधिक व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन धारण करता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सैनिक शक्ति है, एक महत्वपूर्ण तकनीकी शक्ति है और लगातार हम अपनी सफलताएं जो है वो प्राप्त करते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक मुद्दा, एक प्रमुख जो विषय है, पिछले कई वर्षों से ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, यानी संयुक्त राष्ट्र का वो अंग जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए जिसका गठन किया गया था, तो इसकी जो स्थायी सदस्यता है, क्यों ना भारत को वो प्राप्त हो। लगातार भारत के द्वारा तर्क दिया जाता रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा और भी ज़्यादा चर्चित हो गया, बल्कि इसी माह में, सितंबर माह में ये मुद्दा और अधिक चर्चित हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सालाना सत्र है वो आयोजित हो रहा है। सितंबर से दिसंबर तक सत्र रहता है और उसमें दुनिया के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, जो महाशक्तियों के नेतृत्व हैं, उनके द्वारा ये डिमांड या जो भारत की जो मांग है या जो भारत का प्रतिनिधित्व है, उसका जोरदार तरीके से समर्थन किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में जो 10-15 मिनट का होगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा वीडियो। इसमें मैं उन कुछ प्रमुख मुद्दों की बात करने जा रहा हूं कि भारत की जो स्थायी सदस्यता है उसके लिए क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, इस स्थायी सदस्यता के मार्ग में किस प्रकार की चुनौतियां या बाधाएं हैं और हमें उन चुनौतियों से किस प्रकार पार पा लेनी होगी, तब जाकर हमें स्थायी सदस्यता प्राप्त होगी। ये हमारी भी डिमांड है और मैंने जैसे कहा कि विश्व समुदाय का भी इस समय मानना है कि भारत की जो एक बढ़ती हुई भूमिका है, जो जियोपॉलिटिकल और जो जियो स्ट्रेटेजिकल जो मूव इस समय हो रहे हैं दुनिया भर में, और भारत जिस प्रकार से ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, नई जो भूमिकाएं भारत के द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही हैं, नए आयाम भारत की विदेश नीति में दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए और विश्व व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए न केवल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विस्तार होना चाहिए, बल्कि भारत को स्थायी सदस्यता अवश्य मिलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे वक्तव्य हैं, पहले तो हम उनको देख लेते हैं फटाफट से। ये सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को एक बढ़ावा मिला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अभी सितंबर में जो अधिवेशन महासभा का चल रहा है उसमें भारत की दावेदारी का समर्थन किया। 79 सत्र इस समय चल रहा है, 79वां अधिवेशन है, और उसकी आम बहस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सुरक्षा परिषद है उसको अधिक प्रतिनिधि निकाय यानी मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अभी इस पर बात करेंगे हम। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और फ्रांस के शीर्ष नेतृत्व ने भी भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। भूटान के प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र में भारत की तारीफ की और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि ऐसे समय में ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब पूरी दुनिया में एक प्रकार की जो मंदी है वो दिखाई दे रही है। विभिन्न प्रकार के भू राजनीतिक तनावों के कारण विभिन्न प्रकार की नौकरियों का संकट दुनिया में दिखाई दे रहा है, दुनिया के जो मार्केट हैं वो धराशायी होते जा रहे हैं। उस समय पर भारत जो है वो एक ज़बरदस्त आर्थिक वृद्धि भी प्रस्तुत कर रहा है और साथ ही भविष्य के लिए एक ज़बरदस्त संभावना भी भारत प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही ग्लोबल साउथ, जिसे हम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के रूप में जानते हैं, तीसरी दुनिया के रूप में हम लोग उसे जानते हैं, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के रूप में हम जानते हैं, विकासशील, अल्प विकसित, अविकसित राष्ट्र उसमें हैं, उनका भारत ने शानदार तरीके से प्रतिनिधित्व किया है। ग्लोबल साउथ को एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ के रूप में, एक बहुत महत्वपूर्ण मंच के रूप में भारत ने प्रस्तुत किया। खासकर पोस्ट कोविड के दौर में जब पूरी दुनिया में एक अजीब या अभूतपूर्व प्रकार का संकट था, उस समय पर ग्लोबल साउथ को जो है भारत ने जबरदस्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रस्तुत किया है। तो ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व का हवाला देते हुए उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। फिर भारत कई दशकों से तर्क देता आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। अस्थायी सदस्यता तो हमारी 8 बार हम प्राप्त कर चुके हैं, जो 2-2 वर्षों के लिए होती है, लेकिन अब जरूरत है कि हमें स्थायी सदस्यता प्राप्त हो। और भारत ने लगातार ये कहा है कि जो सुरक्षा परिषद है, 15 सदस्य हैं इसमें। 1945 में UN एस्टेब्लिश हुआ, 70 वर्षों से अधिक का समय इसमें हो गया, 7-8 दशक इसके बीत गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नई भू राजनीतिक जो वास्तविकताएं हैं, जिस प्रकार के जियो पॉलिटिकल कंसर्न इस समय दिखाई दे रहे हैं, दुनिया भर में कई जगह तनाव हैं, कई प्रकार के नॉन स्टेट एक्टर्स उभर रहे हैं, कई प्रकार के मुद्दे हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं दुनिया भर में, और ग्लोबल लेवल पर जब वो समस्याएं, तो उनका समाधान करने के लिए एक अधिक विस्तार जो है सुरक्षा परिषद का होना चाहिए। और निश्चित रूप से भारत जो कि एक जबरदस्त भूमिका निभा रहा है वैश्विक मंचों पर इस समय, दुनिया के चाहे वो संघर्षों की रोकथाम हो, चाहे किसी प्रकार के अन्य जो खतरे हैं उनमें एक जबरदस्त प्रकार का एक मानवीय दृष्टिकोण रखने की बात हो, तो भारत जो है वो चाहता है कि सुरक्षा परिषद में हमें स्थायी सदस्यता प्राप्त हो। फिर UN के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी चेतावनी दी कि जो एक नए प्रकार की जो विश्व व्यवस्था है उसमें सुरक्षा परिषद जो 15 देशों वाला जो एक निकाय है वो काफ़ी अधिक पुराना हो गया है, विश्वसनीयता उसने लगभग खोसी दी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 2 वर्ष से अधिक समय से रशिया और यूक्रेन में एक संघर्ष चल रहा है भारी मात्रा में, जिसने तीसरे विश्व युद्ध का एक खतरा प्रस्तुत किया है। लगभग 1 साल से पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व में अभूतपूर्व प्रकार का संकट दिखाई दे रहा है। तो
तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद जो है अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, इसलिए जरूरत है इसे अधिक मोर इंक्लूसिव, अधिक समावेशी, मोर रिप्रेजेंटेटिव, अधिक जो है प्रतिनिधि निकाय के रूप में इसे विकसित करने की। अब बात यह आती है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत जो है लगातार ये तर्क देता रहा है, और भारत के कुछ तर्क इस प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सर्वाधिक समावेशी संरचना को लेकर चलने वाला लोकतंत्र है, जहां इतनी प्रकार की विविधता, इतनी प्रकार की डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को हमने एक शानदार प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के भीतर ढाला है, यानी एक शानदार प्रकार का संवैधानिक जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें हमने अपना डेवलपमेंट किया है। और पिछले 7 दशकों से अधिक समय से लगातार हम अपने उस डेमोक्रेटिक जो कल्चर है, उस डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड है, वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनको हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में भारत को यदि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है तो हमें मानना होगा, विश्व समुदाय को मानना होगा कि ये जो एक बयार है वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक जो कल्चर है उसके लिए सर्वाधिक मात्रा में महत्वपूर्ण हो सकेगी। तो पहला बिंदु यह है कि भारत का डेमोक्रेटिक होना, डेमोक्रेटिक आधार इतनी बड़ी विविधताओं को समाहित करता हुआ एक इंक्लूसिव जो डेमोक्रेसी हमने विकसित की है पूरी दुनिया में, एक आदर्श प्रतिमान है। और अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो दुनिया भर में एक डेमोक्रेटिक जो कल्चर है, एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है, वो वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकेगा, महत्वपूर्ण रूप से बन सकेगा। दुनिया भर में जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं उन सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण हो सकेगा और लोकतांत्रिक बयार बह सकेगी, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि लगातार हमने जबरदस्त प्रकार की संभावना का प्रदर्शन किया है आर्थिक क्षेत्र में। जैसे मैंने कहा कि दुनिया की शीर्ष 5 इकोनॉमी में हम शामिल हो गए हैं, और लगातार दुनिया भर में जब वैश्विक आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं या बड़े बड़े जो मार्केट हैं विश्व भर के, जब वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, हमने वहाँ एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस, एक ज़बरदस्त जो है अपनी सततता को हमने प्रस्तुत किया है। और ना केवल हमने अपने आप को सस्टेन रखा है बल्कि हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे मार्केट ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक मार्केट, हमारा इंटरनेशनल मार्केट, हमारा ट्रेड जो है वो लगातार विकास को प्राप्त कर रहा है। यद्यपि आर्थिक समस्याएं भी हैं लेकिन उन समस्याओं को हम लगातार दूर कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप्स हैं, विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक इनोवेशंस हैं, वो लगातार हम कर रहे हैं। दुनिया भर से निवेश को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम हमारे साथ चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि दुनिया भर में जब आर्थिक प्रकार के संकटों की आहट दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, उस समय पर भारत की एक जबरदस्त प्रकार की क्षमता उसे आर्थिक क्षेत्र में जब आगे बढ़ा रही है, तो क्यों ना हम सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करके अपनी इन आर्थिक नीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच और नई विश्व व्यवस्था को प्रस्तुत कर सके। फिर एक बड़ा मुद्दा यह आता है कि जब से यूएन एस्टेब्लिश हुआ तब से लेकर आज तक पिछले 7-8 दशकों का जो समय हो गया, उसमें पूरी दुनिया में भू राजनीतिक और भू सामरिक प्रकार के परिवर्तन हुए, नए नए प्रकार के शक्ति संतुलन बने, शीत युद्धकालीन व्यवस्था हमने देखी, शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था हम देख रहे हैं। ऐसे में जब यूएन की सदस्य संख्या जो 51 थी 1945 में, आज 2024 में 193 जो मेंबरशिप हो गई, लगभग 4 गुना मेंबर बढ़ गए हैं। ऐसे में सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 15 ही बनी हुई है। तो सुरक्षा परिषद का भी जो एक संतुलित विकास होना चाहिए, और अन्य अंग के यानी महासभा के सापेक्ष या पूरी दुनिया का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, नेशन जो स्टेट है, राष्ट्र राज्यों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए एक मोर जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट वो होना चाहिए सुरक्षा परिषद का। साथ ही एशिया का जो शक्ति संतुलन, चूंकि साम्यवादी चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य राष्ट्र है, और ऐसी कंडीशन में एशिया का जो शक्ति संतुलन है कई बार जो है हम देखते हैं कि उसको काउंटर बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो भारत को यदि स्थायी सदस्यता मिलती है तो कहीं ना कहीं चीन का जो विस्तारवाद है एशिया में और बल्कि संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से उसका विस्तारवादी प्रभुत्व एक चिंता का विषय बन रहा है लगातार, भले वो विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से लाता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से लाता है, तो कहीं ना कहीं अगर भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है तो चीन का ये जो एक विस्तारवादी प्रभुत्व है वो रुक सकेगा, और ये जो बैलेंस है वो बैलेंस जो है वो काउंटर हो सकेगा। फिर इसके अलावा हमने लगातार जो है विभिन्न प्रकार की संभावनाओं का प्रदर्शन किया है। दुनिया भर में हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के रूप में, ग्लोबल साउथ के रूप में, ग्लोबल सप्लाई चेन के को महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के संदर्भ में, या एक ग्लोबल लीडरशिप को देने के संदर्भ में हमारी जो विदेश नीति है उसमें जबरदस्त प्रकार का एक उठान देखने को मिला है। आदर्शवाद और यथार्थवाद यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों का जो है एक जबरदस्त प्रकार का कॉम्बिनेशन हमारी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई दिया है। चाहे नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हो, ठीक है, चाहे विस्तारित पड़ोस की नीति हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ समेत अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनको समर्थन देने की नीति, और या फिर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की नीति हो, चाहे परमाणु परीक्षण की पॉलिसीज हो, चाहे इंडो पैसिफिक की सुरक्षा का प्रश्न हो, लगातार भारत का महत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बढ़ रहा है। दुनिया की जो महाशक्तियां हैं,
खासकर अमेरिका और रशिया, जो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वो दोनों ही आज भारत को अपनी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, अपनी अपनी जो सामरिक नीतियां, उनके केंद्र में वो भारत को लेकर चलती हैं। 2+2 वार्ताओं में हमको शामिल करते हैं, वो क्वाड में हमारी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी स्थिरता के लिए भारत के महत्व को समझते हैं। तो निश्चित रूप से भारत जो है वो इस समय एक प्राथमिक दर्जे का जो राष्ट्र होता है, एक महाशक्ति जन्य जो विशेषता है वो लेकर हम चल रहे हैं। यद्यपि महाशक्ति का टैग, जिसके कुछ मापदंड हो सकते हैं, वो हो सकता है कि हमें नहीं मिला, लेकिन महाशक्ति की जितनी भी एक संभावना है, वो संभावनाएं हमने जो रियलिटी में तब्दील हो सकती हैं वो हमने प्राप्त की है। तो ये कुछ एक बेसिक रीजन है। साथ ही हमारे पास जो कूटनीति के विभिन्न प्रकार के ट्रैक हम काम में लेते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक जो विशेषता है पूरे विश्व भर में वो चलन में आ रही है। हमारा जो योग दिवस है पूरे विश्व भर में उसे माना जा रहा है पिछले कई वर्षों से। लगातार जो है विश्व के प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे पर्यावरणीय समस्याएं हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं, चाहे शरणार्थियों के मुद्दे हैं, चाहे लैंगिक सुरक्षा के प्रश्न हैं, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं, चाहे विश्व जो बाजार है उसमें वैश्वीकरण की नीतियां हैं, संरक्षणवाद की नीतियों का विरोध है, ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हमने खुलकर अपने विचारों को व्यक्त किया है और लगातार विश्व समुदाय ने उन चीज़ों को सराहा भी है और विश्व समुदाय ने भारत की उन बातों को महत्वपूर्ण रूप से तवज्जो भी दी है। विभिन्न प्रकार के जो बड़े संगठन हैं उन संगठनों में हमारी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। लास्ट ईयर 2023 में G20 जो कि इतना एक बड़ा और महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन के रूप में विकसित हुआ, उसका एक सम्मेलन हमने भारत ने आयोजित कराया और एक महत्वपूर्ण रूप से अपनी भागीदारी को हमने प्रस्तुत किया। ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हमने दक्षिण अफ्रीका को उसके जो है 21वें मेंबर के रूप में हमने एक प्रस्ताव वहाँ प्रस्तुत करा। तो ये एक कुछ बेसिक रीजन है जिनकी वजह से भारत की जो स्थायी संस्था है उसकी दावेदारी बड़ी मजबूत हो जाती है। लेकिन अभी भी स्थायी संस्था नहीं मिल पाई है हमें, ये एक रियलिटी है। तो इस रियलिटी जो है यानी कि कुछ बाधाएं हैं निश्चित रूप से। सबसे पहली बाधा तो यह कि जो स्ट्रक्चरल जो व्यवस्था है, जो संरचनात्मक व्यवस्था है कि सुरक्षा परिषद में जब भी स्थायी संस्था की बात आती है तो वहाँ पर जो 15 जो सदस्य राष्ट्र हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी जो सदस्य राष्ट्र हैं, उसमें 5 जो स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं उनका एकमत होना आवश्यक है। एक वीटो की व्यवस्था है। चार्टर की जो धारा 27 है यूएन के चार्टर की धारा जो कि वीटो के बारे में बात करती है। वीटो का संदर्भ ये है कि अगर एक भी स्थायी सदस्य राष्ट्र उन 5 महाशक्तियों में से यदि किसी विषय पर सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव फिर पास नहीं हो पाता है। तो हम जानते हैं कि इन 5 जो महाशक्तियां हैं उसमें साम्यवादी चीन जो है वो एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो स्थायी संस्था का विस्तार भी नहीं होने देना चाहता और खासकर भारत को, जिसको वो अपना परंपरागत प्रतिद्वंदी मानता है और एशिया ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में वो ये मानता है कि भारत जो है वो एक उभरती हुई ताकत है, तो वो लगातार इस मुद्दे पर वीटो करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत की स्थायी संस्था के मार्ग में सबसे जो पहली चुनौती है वो चीन के द्वारा प्रस्तुत किया जाना वीटो है। यदि ये चुनौती समाप्त हो जाती है, जैसा मैंने कहा कि ब्रिटेन भी समर्थन कर रहा है, फ्रांस भी समर्थन कर रहा है, रशिया तो हमारा जो है टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और अमेरिका भी हमारा समर्थन कर रहा है, तो 4 महाशक्तियां तो लगातार हमारा समर्थन कर रही है स्थायी संस्था के लिए। महासभा के जो 193 सदस्य राष्ट्र हैं यानी यूएन के 193 सदस्य राष्ट्र हैं उसमें 2/3 से अधिक प्रतिनिधित्व ग्लोबल साउथ का, जिनको हम निर्विवाद रूप से नेतृत्व करते हैं। तो अगर वहां भी बहुमत की बात आती है तो बहुमत हमारे पक्ष में होता है। लेकिन जो एक स्थायी सदस्य राष्ट्र यानी साम्यवादी चीन है उसका जो वीटो है वो वीटो लगातार जो है हमारी स्थायी संस्था के मार्ग में बाधक बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि भारत की विदेश नीति में एक लंबे समय तक एक डिलेमा दिखाई दिया। हालांकि 2014 से लेकर वर्तमान तक पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति में बहुत उल्लेखनीय सुधार आए। विदेश नीति किसी एक दिन निर्मित नहीं होती है, लगातार विकसित होती है। नेहरू युग से लेकर मोदी युग तक विदेश नीति में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन एक लंबे समय तक, खासकर गठबंधन सरकारों का जब प्रारंभ हुआ और उसके जब 1 दशक या लगभग 15 वर्षों तक गठबंधन सरकारें बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी एक नेचर अलग प्रकार का रहा, वहाँ हमने देखा कि विदेश नीति में कहीं ना कहीं एक डिलेमा की स्थिति, विदेश नीति में त्वरित रूप से निर्णय लेने में कहीं ना कहीं एक संकटपूर्ण स्थितियाँ देखी गई। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम अपना कोई दावा प्रस्तुत करते हैं तो ये देखा जाता है कि हमारे जो निर्णय हैं वो किस प्रकार के रहे हैं, हमारा पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का संबंध है, क्षेत्रीय जो शक्ति संतुलन को साधने में हमारी किस प्रकार की भूमिका है, हमारे द्विपक्षीय जो संबंध हैं हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ या विस्तारित पड़ोस के साथ वो किस प्रकार के हैं। तो लंबे समय तक इन चीज़ों से हम जूझे हैं और अभी भी लगातार हम देखते हैं, जैसे हाल फिलहाल के यदि मैं 2024 के ही घटनाक्रम में देखूं या 2023-24 के लगातार घटनाक्रम देखूं तो हमारा जो पड़ोस है दक्षिण एशिया का, चाहे वो श्रीलंका की स्थिति हो या रिसेंट जो है बांग्लादेश की स्थिति हो या 2024 में मालदीव की स्थिति हो, तो वहाँ इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम बना कि उन राष्ट्रों में कुछ जो नेतृत्व परिवर्तन हुए या कुछ घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रमों में कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि भारत की जो पकड़ है उन देशों में तुलनात्मक रूप से कई बार जो है कमजोर होती हुई दिखाई दी।
जैसे बांग्लादेश का, जिस पर मैं किसी दिन एक अलग से वीडियो में बात करूंगा कि बांग्लादेश में पिछले महीने भर में जो भी घटनाक्रम हुए, क्या उसका संदर्भ रहा 1971 से लेकर वर्तमान तक, हम उसमें बात करेंगे 15-20 मिनट के एक वीडियो में, जो आगामी एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मालदीव की भी एक वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 2024 में जो जो घटनाक्रम हुए। श्रीलंका में अभी रिसेंट नेतृत्व परिवर्तन हुआ, और जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है माना गया कि वो साम्यवादी चीन के ज़्यादा समर्थन में रहा है, वो नेतृत्व हो सकता है कि ऐसा रहे और भारत की तुलना में। तो ये कुछ एक प्रमुख बाधा के रूप में आता है कि हमारी विदेश नीति में एक स्थिरता की हमें जरूरत है, क्षेत्रीय जो शक्ति संतुलन को साधने की हमें बड़ी जरूरत है। तो ये कुछ एक प्रमुख बाधा के रूप में चीजें सामने आती है। अब इसमें आगे जो प्रयास है वो क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, वैसे तो विदेश नीति के बहुत बड़े निर्माता होते हैं, विदेश नीति के हमारा पूरा विदेश मंत्रालय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, और बहुत सारी मशीनरी लगी है, वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा जो है लगातार प्रयास करते हैं। फिर भी हम अगर एक एकेडमिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सबसे पहली तो बात ये होती है कि हमें जो एक प्रमुख, जो मैंने कहा संरचनात्मक बाधा है चीन का वीटो, चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें, जब तक चीन का वो जो वीटो वाली व्यवस्था है, यदि हम अनुकूल नहीं कर पाते तो अन्य सारी बातें जो है वो लगभग जो है अर्थहीन हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। तो अब चीन का जो वीटो है वो किस प्रकार से नकारा जाए, इसके लिए सबसे पहली बात यह है, हमें ये देखना होगा कि एक नए प्रकार के जो भू राजनीतिक जो परिदृश्य उत्पन्न हो रहे हैं, उन भू राजनीतिक परिवर्तनों में हम अपनी उपस्थिति को मजबूती से प्रस्तुत करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर उदाहरण दूं, जैसे कि इस नए शक्ति संतुलन वाला जो विश्व व्यवस्था है उसमें रशिया और चीन की जो मैत्री है वो बड़ी व्यापक रूप से देखी गई, बड़ी गहन रूप से वो देखी गई है। खासकर रशिया पर जब पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, उन प्रतिबंधों के बाद चीन का जो जुड़ाव है रशिया के साथ बहुत मजबूती से होता गया है। ब्रिक्स में, शंघाई सहयोग संगठन में रशिया चाइना दोनों साझेदार है। लेकिन हम ये जानते हैं कि रशिया भारत का टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है, सदाबहार मित्र है, और 1971 की 20 वर्षीय शांति मित्रता सहयोग की संधि से लेकर आज 2024 तक रशिया के साथ हमारे लगातार अच्छे संबंध रहे, चाहे सैन्य संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे सांस्कृतिक संबंध हो। अभी रशिया यूक्रेन के जब संघर्ष हुआ, भारत ने बड़ी संतुलित प्रकार की नीति का वहां पर परिचय दिया। रशिया के जो तेल के व्यापार पर जब पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया, उन प्रतिबंधों के बावजूद हमने जो है रशिया से तेल का आयात किया, आर्थिक फायदा भी हमको हुआ, साथ ही हमारी मित्रता बन रही। तो कहीं ना कहीं हमें यह प्रयास करना होगा कि रशिया के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक प्रकार का, भू मनोवैज्ञानिक प्रकार का, एक भू राजनीतिक प्रकार का दबाव जो है वो हम चाइना पर प्रस्तुत करें, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जिसमें हमारा निकटवर्ती पड़ोस भी आता है दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया का पड़ोस भी, यानी जो हमारा थोड़ा विस्तारित पड़ोस आता है, जो हमारी पहले लुकिस्ट पॉलिसी और अब एक्टिस्ट पॉलिसी का संदर्भ है, वहां तक हमें अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करनी होगी। हमें ये बताना होगा कि भाई चीन का जो एक महत्वपूर्ण विकल्प जो है दक्षिण एशिया के राष्ट्रों, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के लिए, वो भारत है। ऐसी स्थिति में जब चीन के साथ उन राष्ट्रों का व्यापार या अन्य जो संबंध है, जब उनका एक विकल्प भारत के रूप में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं चीन का जो नेतृत्व है या जो चीन की सरकारें हैं, उन्हें भी ये समझ में आने लगेगा कि भाई भारत के साथ इस क्षेत्र में अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि अच्छे संबंध हम नहीं बनाए रखते हैं तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो चीन के हाथ से निकल जाएंगे। और ये आप तय मानिए कि वर्तमान की जो विश्व व्यवस्था, उसमें कोई भी राष्ट्र अकेला संपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो युग है वो जटिल अंतर्निर्भरता का युग है। हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी कोहन और नाई का एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ते हैं कि पहले जो विश्व व्यवस्था का मॉडल था वो एक जो एक हम कहते हैं गोल्फ, एक उस टाइप की जो बॉल होती हैं उनका मॉडल था कि हर राष्ट्र जो है अपने आप में आत्मनिर्भर होने की बात करता था। आज एक जटिल अंतर्निर्भरता का दौर है। कॉबवेब जो मॉडल है उस प्रकार का जो मॉडल है, पहले बिलियर्ड बॉल मॉडल होता था, आज जो कॉबवेब मॉडल है, तो इसमें प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की कहीं ना कहीं विशेष प्रकार की आवश्यकता है। एक, हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार अपनी उपस्थिति को दमदार तरीके से प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए हमारे जो क्षेत्रीय जो शक्ति संतुलन है वो हमें साधना होगा। हमारे द्विपक्षीय विवादों को हमें सुलझाना होगा, चाहे वो सीमाओं से संबंधित विवाद हैं राष्ट्रों के साथ, चाहे नदी जल के विभाजन के विवाद हैं, चाहे कोई शरणार्थियों से रिलेटेड विवाद हैं। हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उनको भी इस प्रकार से हमें प्रस्तुत करना होगा कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं या जो हमारा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है वो महत्वपूर्ण हो सके, चाहे पश्चिम एशिया के संदर्भ में हो, चाहे मध्य एशिया के संदर्भ में या अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में। और एक जो महाशक्तियां हैं उनसे लगातार हमें अपने संबंध इस प्रकार से मजबूत करने होंगे कि महाशक्तियां हमारे लिए, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, महाशक्तियां हमारे लिए जो हैं सुरक्षा परिषद में स्थायी संस्था के लिए एक माहौल क्रिएट करें। उसके पक्ष में एक दावेदारी, जैसे मैंने अभी दिखाया थोड़ी देर पहले कि लगातार अभी जो महासभा का सम्मेलन हुआ है, ये हमारी सफलता को सूचित करेगा कि उस सम्मेलन में जो बड़ी जो महाशक्तियां हैं जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ब्रीफ सा जो समराइज मैंने किया, इसमें कुछ चीज़ें आपको निश्चित रूप से समझ में आई होंगी कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का जो संदर्भ है वो क्या है।
उसमें भारत के क्या तर्क हम रख सकते हैं, क्या उसमें बाधाएं और किस प्रकार से उन बाधाओं को दूर करते हुए हम स्थायी सदस्यता का अपना जो स्वप्न है उस स्वप्न को साकार कर सकते हैं। और उम्मीद भी हम करते हैं कि बहुत जल्द भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार जुड़ते हैं, ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उन पर लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों से रूबरू हो सकूं, बातचीत कर सकूं। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में हम बात कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम लाइव क्लासेस के रूप में भी इस चीज़ को शुरू करेंगे। तो आप सभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, और जो भी ऐसे टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको लगता है या कुछ ऐसे टॉपिक जिन पर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट उसमें मैं वीडियो बनाऊँ, तो उनको कॉमेंट सेक्शन में आप वो चीज़ लिख दीजिए और मैं उन पर आगे काम करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।